हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज शायद 1 घंटा पूरा समझने में ही निकल जाएगा हमारा। आज लिबरलाइजेशन पे चर्चा करनी है बहुत सारी, और फिर धीरे धीरे लिखते रहेंगे भाई। ठीक है जी, चलो सामने देखना मेरी तरफ। ऑल्दो कल मैं एक ओवरव्यू दे चुका हूँ बेटा, लिबरलाइजेशन क्या चीज़ थी, प्राइवेटाइजेशन क्या चीज़ थी और ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ थी। बेटा सबसे डिटेल टॉपिक आपके कोर्स में लिबरलाइजेशन ही है। अगर आप देखोगे बेटा बुक में प्राइवेटाइजेशन पे कुछ खास नहीं लिखता, ना ही ग्लोबलाइजेशन पे कुछ खास लिखता है। चलो ठीक है बेटा, लिबरलाइजेशन को बेटा मैं 4 अलग अलग हेड में डिवाइड कर रहा हूं। डिक्शनरी मीनिंग क्या है लिबरलाइजेशन का? फ्रीडम, ठीक है ना। बिजनेस को इतनी फ्रीडम दो कि बिजनेस ग्रो करे, ठीक है ना बेटा। बिजनेस बंद ना हो, ऐसा काम मत करो बेटा, इतनी रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ उसके ऊपर। लो जी सामने देखना बेटा, बाबू बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करनी है। लिबरलाइजेशन में आपने बेसिकली बेटा 4 रिफॉर्म करे। कुछ रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड है, कुछ बेटा फाइनेंशियल सेक्टर से, कुछ बेटा फिजिकल रिफॉर्म से, और कुछ बेटा एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेट करते हैं, यानी कि फॉरेन सेक्टर से रिलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की। सबसे पहला काम जो आपने किया वो है बेटा एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बेटा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग खत्म कर दी। 1950 टू 1990 कोई भी काम आप बिना लाइसेंस के नहीं कर सकते थे, ठीक है ना बेटा। सबसे पहला काम जो आपने लिबरलाइजेशन में करा बेटा, सारी लाइसेंसिंग खत्म कर दी। लेकिन 6 इंडस्ट्री आज भी बेटा लाइसेंस लेके ही काम शुरू करती है। 6 इंडस्ट्री के नाम याद करने, सबसे पहला लिकर, दूसरा बेटा सिगरेट, तीसरा बेटा डिफेंस इक्विपमेंट्स, चौथा बेटा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, पांचवा बेटा डेंजरस केमिकल, एंड 6th वन इज ड्रग्स एंड फार्मा। दोबारा बेटा लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल्स और बेटा ड्रग्स एंड फार्मा। इन 6 इंडस्ट्री को छोड़ दो बेटा, बाकी कोई काम कर लो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। सबसे पहला काम ये हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में। दूसरा काम ये हुआ, ऑल्दो मेरे को यहाँ पे लिखवाना नहीं चाहिए लेकिन बुक मेंशन करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा पब्लिक सेक्टर आपने क्या करा, कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बेटा पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा था आपका, अगर आपको याद हो 17 इंडस्ट्री आपने रिजर्व करी थी बेटा अपने लिए। 17 से आप 8 पर आए, 8 से आप 3 पर आ चुके हो। आज की तारीख में 3 इंडस्ट्रीज एक्सक्लूसिवली रिजर्व है गवर्नमेंट के लिए। बेटा एक बात कर लो इंडियन रेलवे, एक बात कर लो एटॉमिक एनर्जी, और एक बात कर लो बेटा डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है जी, बात ओके। उसके बाद बेटा तीसरा काम जो आपने करा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में, वो था बेटा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अभी याद कराता हूं आपको कुछ। बेटा एक जगह पर आपने याद है, आपने एक टर्म पढ़ी थी कार्वी कमेटी। 1955 में कार्वी कमेटी थी, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। उसने इंपॉर्टेंस बताई थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, याद है आपको। और बेटा उसमें ही एक पैराग्राफ में कहीं लिखा था एनसीईआरटी में कि कुछ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आपने रिजर्व करे थे एसएसआई के लिए, कि जिनको सिर्फ एसएसआई प्रोड्यूस कर सकता था प्रोडक्ट को बेटा, उनको एलएसआई लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। और जब आपने बेटा सारी बेटा रिक्वायरमेंट, सारी लाइसेंसिंग खत्म करी, सारी रिजर्वेशन खत्म करी, तो ये रिजर्वेशन भी खत्म हो गई। तो आपने अर्लियर बेटा रिजर्व करे थे कुछ प्रोडक्शन एरिया फॉर एसएसआई, आज की तारीख में उनको भी डी रिजर्व कर दिया। आपने मना कर दिया कि हम किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। बहुत प्रोटेक्शन दिया भाई अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, आपने अपनी एसएसआई को, लेकिन बेटा ये सब गवर्नमेंट ने 1991 में सब कुछ छोड़ दिया।
कि आप अपने आप जियो, अपने आप सर्वाइव करो, अपने आप ग्रोथ करो, गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर सकती इन चीजों में। ठीक है बेटा। फोर्थ वन जो काम हुआ बेटा वो है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी बेटा, अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। पहले ऐसे ही होता था ना बेटा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी हो तो लाइसेंस चाहिए होता था। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग। और बेटा आज की तारीख में आपने क्या कर दिया, फ्रीडम फ्रॉम लाइसेंसिंग। दैट सिंपली मींस बेटा कितना भी कैपेसिटी को बढ़ा लो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कह रही आप। ठीक है जी, ये 4 मेजर काम करे आपने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में। एक और बात है बेटा, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। 5वीं बात, पहले क्या होता था बेटा, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना है तो आप फॉरेन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले गवर्नमेंट अप्रूवल लेते थे कि गवर्नमेंट मैं एक मशीनरी खरीदना चाहता हूं, फॉरेन से मुझे परमिशन दे दो। अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती थी तो आप मशीनरी का इंपोर्ट कर पाते थे। आज की तारीख में बेटा क्या हुआ, आप मशीनरी का इंपोर्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं आपको। ऑल्दो ये बात मैं ग्लोबलाइजेशन में लिखवाऊंगा, मैं यहाँ नहीं लिखवा रहा, चाहिए यहाँ पर बोलते रहे। ये बात समझ में आई चारों? लाइसेंसिंग खत्म होगी, 6 इंडस्ट्री रह गई, लिकर रह गया, सिगरेट रह गया, डिफेंस इक्विपमेंट रह गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मा। पब्लिक सेक्टर 17 इंडस्ट्रीज बड़ा था बेटा, 17 से हुई 8, 8 से कर दी गवर्नमेंट ने 3। ठीक है ना, 3। आर्म्स एंड एमिनेशन, डिफेंस इक्विपमेंट एक ही बात है। आर्म्स एंड एमिनेशन कह लो, एटॉमिक एनर्जी कह लो, इंडियन रेलवे कह लो। ठीक है, उसके बाद बेटा जो प्रोडक्शन एरिया आपने एसएसआई के लिए रिजर्व करे थे उन्हें डी रिजर्व कर दिया। उसके बाद बेटा आज की तारीख में आप प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी भी एक्सपेंड कर लो, गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। बड़े आगे बाबू, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। आपको बता देता हूं बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में एनबीएफसीज आती हैं, अभी आपको नहीं पता मैं बताऊंगा एनबीएफसीज क्या होती हैं। और बेटा शेयर मार्केट भी फाइनेंशियल सेक्टर में ही आती है। इन 1991 आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, यानी कि उस टाइम पर शेयर मार्केट को भी थोड़ा बहुत आरबीआई देखता था, क्योंकि सेबी बना 1992 में, याद होगा अगर आपको बिजनेस स्टडीज में कुछ पढ़ा है तो। बेटा 1991 में जब लिबरलाइजेशन हो रहा था उससे पहले आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। लेकिन आपको बता देता हूं बेटा लिबरलाइजेशन ने आरबीआई का रोल सब्सटेंशियली चेंज कर दिया। आरबीआई ने बोला आज से मैं एक रेगुलेटर नहीं हूं, मैं एक फैसिलिटेटर हूं। बेटा एज अ रेगुलेटर आरबीआई वुड डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर फॉर द कमर्शियल बैंक। मतलब क्या होता था बेटा, जब वो रेगुलेटर था 1990 तक, आरबीआई कहता था मैं बताऊंगा कमर्शियल बैंक आप कितना ब्याज दे सकते हो डिपॉजिट पे, मैं बताऊंगा कमर्शियल बैंक के आप कितना ब्याज चार्ज कर सकते हो लोन पर। 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ आरबीआई ने कहा मैं आज की तारीख में रेगुलेटर नहीं हूं, मैं अपना रोल सब्सटेंशियली शिफ्ट कर रहा हूं। आई एम अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, नॉट अ रेगुलेटर। मैं अब ये नहीं बताऊंगा कि आपको कितना ब्याज चार्ज करना है, कितना ब्याज देना है, आप खुद देखो, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर आप देखो कि आप कितना ब्याज दे सकते हो और कितना ब्याज चार्ज कर सकते हो। और आज की तारीख में देख लो हर बैंक का ब्याज अलग ही है, बताया हुआ है ना मैंने। सरकारी बैंक तो एक जैसा चार्ज करते हैं, अगर प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो बेटा यस बैंक कहता है सेविंग बैंक में 6% ब्याज दे दूंगा, डीसीबी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक कहता है मैं 5% ब्याज दे दूंगा, कोटक महिंद्रा कहता है सेविंग अकाउंट पे 4% ब्याज मुझसे ले लो। कोई बैंक 16% पे लोन दे रहा है, कोई 13% पे, कोई 14 पे, कोई 10 पे, कोई 9 पे, कोई 8 पे। हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट फोर्सेस। जैसा आपको लगता है कि हम इतना कमा रहे हैं हम उतना बांट सकते हैं तो बांट लो। अगर आप देखोगे बेटा अगर प्राइवेट बैंक 6% ब्याज बांट रहे हैं बेटा तो बाबू 16% लोन पे चार्ज भी कर रहे हैं। सरकारी बैंक को देखो 3% दे रहे हैं आपको, क्यों बेटा, क्योंकि आगे से चार्ज भी तो 7-7.5% ही कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, आप जैसा चार्ज कर सकते हो, आरबीआई ने कहा वैसा चार्ज करो, जैसा दे सकते हो वैसा दो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। आई एम अ फैसिलिटेटर ओनली, आई एम नॉट अ रेगुलेटर। पहला काम तो ये हुआ फाइनेंशियल सेक्टर में। और क्या हुआ बेटा, फाइनेंशियल सेक्टर में पहली बार 1991 के बाद प्राइवेट बैंक का इमरजेंस हुआ। 1990 तक सिर्फ सरकारी बैंक होते थे बेटा, 1991 के बाद प्राइवेट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट शुरू हुआ इंडिया में, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। दोनों तरीके के प्राइवेट बैंक इंडिया में शुरू हो गए बनने, इंडिया के भी और बेटा फॉरेन के भी। एचडीएफसी का इमरजेंस हुआ,
बेटा एक्सिस बैंक का इमरजेंस हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक का इमरजेंस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक का इमरजेंस हुआ। ये सब बेटा तब हुआ जब आपने फाइनेंशियल सेक्टर में चेंजेस करे। इंटरनेशनल बैंक आपके देश में आने लगे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इज अ इंटरनेशनल बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका इज अ इंटरनेशनल बैंक, आपके देश में है भाई, दोनों काम करते हैं। समझ आई बात? दूसरा काम ये हुआ। और क्या हुआ? एनबीएफसीज का इमरजेंस हुआ। एनबीएफसीज क्या होती हैं बेटा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। देख लो बेटा इसका नाम क्या है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग, बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस कंपनी है, फिर भी लोन देते हैं। आपने सुना होगा नाम, आज बता देता हूं, कुछ का तो नाम सुना होगा। ऐसा सुना है आपने एलआईसी हाउसिंग? यार एलआईसी का काम तो इंश्योरेंस था, एलआईसी हाउसिंग लोन देने लगा। बेटा एलआईसी हाउसिंग लोन देता है, हाउसिंग लोन। यानी कि बेटा आपको नहीं लगता ये एक एनबीएफसी है? एनबीएफसी मतलब नॉन बैंक, बैंक नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस कंपनी है। आपने नाम नहीं सुने होंगे, मैं नाम बोल देता हूं 10-12 के। बाबू इंडिया बुल्स, नाम सुना है किसी ने? चोलामंडलम, शुभम, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शुभम, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आधार। ये सब एनबीएफसीज है बेटा, लोन करती हैं लेकिन बैंक नहीं है। ठीक है बेटा, इन्हें हम बोलते हैं एनबीएफसीज। तो बेटा प्राइवेट एज वेल एज प्राइवेट बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल बैंक इमर्ज हुए। ऐसे ही बेटा एनबीएफसीज इमर्ज होने लगी और एक शेयर मार्केट में बड़ा तगड़ा चेंज हुआ बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में। पहली बार फॉरेनर्स को अलाउ किया गया कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। टिल 1990 फॉरेनर्स बेटा इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। 1991 से आपने बेटा जब अपना रोल सब्सटेंशियली बदला तो आपने एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को परमिट करा कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो आज से। तो इतने सारे चेंजेस दिखाई दिए हमें फाइनेंशियल सेक्टर में। बढ़े आगे, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। बात करते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स की। बेटा फिस्कल वर्ड इज रिलेटेड विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल वर्ड दो बातों से रिलेट करता है, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के इनकम से। और आपको बता देता हूं, अगर मैं कह रहा हूं रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब होता है बहुत वास्ट चेंज को बोलते हैं बेटा। रिफॉर्म किसको बोलते हैं? बहुत बड़े चेंज को, बड़े ह्यूज चेंज को बोलते हैं बेटा। फिस्कल रिफॉर्म होने लगे। जनरली दीज रिफॉर्म्स आर रिलेटेड विद द टैक्स रेट स्ट्रक्चर। इंडिया का टैक्स रेट स्ट्रक्चर बड़ा बदल दिया इन्होंने बेटा। अब धीरे धीरे आपको पता लग गया होगा इंडिया में दो ही टैक्स मेन रह गए हैं बेटा, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी। पूरा ही चेंज कर दिया उठाकर, पूरा टैक्स रेट स्ट्रक्चर। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया आपने जीएसटी में। बाबू अब दो ही टैक्स एग्जिस्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल है इनकम टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स भी होता था और पहले इनडायरेक्ट में तो गिनती नहीं थी भाई कितने टैक्स होते थे, अब जीएसटी रह गया। आपको बता देता हूं बेटा, बिफोर 1991 टैक्स रेट जो थे वो बड़े कॉम्प्लेक्स थे और इवेसिव थे। देखो बेटा, जब आप कानून बड़ा मुश्किल बनाते हो ना तो कुछ नहीं होता बेटा, कानून को कोई फॉलो ही नहीं करता। तो पुराने जमाने में जो टैक्स रेट थे ना बड़े ज्यादा थे। आपने नहीं कभी स्लैब रेट देखा होगा? 1987 के स्लैब रेट मैं बताता हूं दिखने में कैसे थे भाई। देखो आज की तारीख में इनकम टैक्स कैसे लगता है ये समझ लो। अगर आपकी इनकम 0 से 5 लाख है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 10 लाख है तो 20% टैक्स है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स है। ठीक है, ये टैक्स रेट स्ट्रक्चर है इंडिया का। आप उस एक इंसान के एंगल से सोचो जो 40,000 रुपये महीना कमाता है, ठीक ठाक कमा रहा है 40,000 रुपये महीना, साल के 4,80,000, कोई टैक्स दे रहा है सरकार को? नहीं दे रहा। मान रहे हो कि नहीं दे रहा? ठीक है ना। आपको बता देता हूं 1987 में हालात कैसे थे। ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम स्लैब रेट कितना गया? 30%। ये कैसे दिखाते थे बेटा? 0 से आपकी इनकम 1,000 तक है, कोई टैक्स नहीं। 1,000 से आपकी इनकम अगर 5,000 तक है तो आप 20% टैक्स दे रहे हो। 5,000 से आपकी इनकम अगर 8,000 तक है आप 30% टैक्स दे रहे हो। 8,000 से 10,000 तक है तो आप 40% टैक्स दे रहे हो, और 10,000 से ज़्यादा है तो 50%। सीधा सीधा प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा क्यों नहीं मांग लेती गवर्नमेंट? सीधा कह दे आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी है। मुझे तो कभी कभी ऐसा ही लगता था जब मैं देखता था कि 1980 में बेटा आप 10,000 से ज़्यादा इनकम वाले से कहते थे 50% दे रहा। सर आज की तारीख में मैक्सिमम स्लैब रेट 30% है और दुनिया खुद से टैक्स पे करती है। जब आप चीज़ों को सिंपल कर देते हो ना, मॉडरेट कर देते हो, तो लोग बेटा खुद से आगे आते हैं कि अच्छा ले लो टैक्स।
कोई इंसान रेयर होगा जो मैं जानता हूँ जो 5 लाख से कम इनकम दिखाना चाहता है। लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम 6 लाख 7 लाख 8 लाख दिखाते हैं, 20% टैक्स दे देते हैं सरकार को खुद से। 6 लाख आपने इनकम दिखाई, पहले 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगा, बचे हुए 1 लाख पे आपने 20% टैक्स दिया, सरकार को 20,000 दे दिए, 6 लाख में से 580 बच गए। लोग ये करना चाहते हैं आज की तारीख में। अगर टैक्स रेट सिंपल होते हैं, मॉडरेट होते हैं बेटा, लोग खुद पे करते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाते हो ना चीजों को तो वो खुद इवेसिव हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। आपने इतना कॉम्प्लेक्स टैक्स रेट स्ट्रक्चर रखा हुआ था बिफोर 1991 कि लोग क्या करते थे, टैक्स चोरी करते थे। इंसान क्या बताएगा इनकम, इंसान बताता था मेरी इनकम है ये 800 रुपये, कुछ देता ही नहीं था। और करो मुश्किल, जब आप चीज़ों को मुश्किल करते हो कोई कुछ नहीं देना चाहता, जब आप चीज़ों को आसान करते हो लोग खुद देना चाहते हैं। तो बेटा ये बड़ा वास्ट चेंज हुआ फिस्कल रिफॉर्म्स में, ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। ये एक बात ऐसी है जो उनको समझ में आएगी जिन्होंने मुझसे मैक्रो पढ़ी हुई है, एक आदमी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है ना, और 2-4 ने जिन्होंने पढ़ी है उनको कुछ याद नहीं होगा, ठीक है ना, बाकी को आ जाएगा समझ। बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म रिलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म से। आपको बता देता हूं, कल आपने एक बात पढ़ी थी बेटा, सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से एलपीजी आया वो रीजन क्या था? हाँ जी, सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से बेटा एलपीजी आया वो था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे हमारे पास। याद है आपको, कल हमने पढ़ा था कि हम पेट्रोल का इंपोर्ट किया करते थे या बड़ी जरूरी चीजों का इंपोर्ट किया करते थे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना ही पड़ा था कि हम 15 दिन का इंपोर्ट बिल पे कर सकते थे। 16वें दिन के इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ना होती, इंपोर्ट नहीं कर पाते आप पेट्रोल का, यही हालत हो चुकी थी। अब बाबू इंडिया फेस कर रहा था सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस कि 16वें दिन के पैसे नहीं है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, पेट्रोल आएगा कैसे 16वें दिन। तो बेटा इंडिया ने क्या करा, फटाफट से बड़ी जल्दी से बाबू ये सारे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना शुरू करा। और बेटा एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में एक बड़ा खतरनाक चेंज करा गवर्नमेंट ने, इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ने कह दिया आज से हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूड घोषित कर देते हैं। डीवैल्यूएशन याद है आपको? याद ही नहीं आएगा। डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन याद है आपको, ठीक है ना। आपको याद है, आप पहले फिक्स, आपको बता देता हूं, अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते हैं। पहले फॉलो करते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में बेटा गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज की कीमत क्या है। ये मैक्रो में पढ़ते थे भाई हम, बीओपी में कुछ याद नहीं आ रहा क्या, ठीक है ना, पेपर देना है आपने। मान लो बेटा 1991 पर $1 का दाम गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ था 40 रुपए। $1 का दाम आपने फिक्स किया था 40 रुपए। आज आपने क्या करा, आज आपने बोला लास्ट टाइम हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का यूज कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैनेज फ्लोटिंग पे छोड़ देंगे, फ्री फ्लो ऑफ एक्सचेंज रेट पे छोड़ देंगे, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करे कि एक्सचेंज रेट कैसा होगा, ठीक है ना। आपने क्या करा, आज जब बेटा इसको फ्री फोर्सेस पे छोड़ना था तो आज आपने सबसे पहले अपनी करेंसी को डीवैल्यूड करा। डीवैल्यूड मतलब आपने बोला आज से $1 हमारे लिए 50 रुपए का है। अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू गिरवा ली बेटा, और ये इंटेंशनली गिरवाई, जानबूझकर। पहले $1 40 रुपए का था, यानी कि 40 रुपए दे दो तो $1 मिल जाता था, 50 देने पड़ेंगे, यानी कि अपनी करेंसी की वैल्यू खुद ब खुद गिरा दी आपने, खुद ब खुद गिराई जानबूझकर। क्यों बेटा? क्योंकि डीवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर नाउ द फॉरेनर्स कैन बाय मोर कॉमोडिटी फ्रॉम इंडिया। पहले अगर वो $1 लाख इंडिया लेकर आते थे तो 40 लाख का सामान इंडिया से मिल जाता था। अगर अब वो $1 लाख लेकर आएंगे तो $50 लाख का सामान मिलेगा। तो फॉरेनर्स ने इंडिया से बेटा चीजें बाय करना शुरू कर दिया कि इतना गिर गया इंडियन रूपी। बेटा इससे क्या हुआ, अगर वो बार बार बाय कर रहे थे इंडिया से तो इंडिया के रिजर्व एकदम से बढ़ गए। और यही गवर्नमेंट चाहती थी एक बार रिजर्व आ जाए हमारे हाथ में, थोड़ा सा रिजर्व आ गए। जैसे ही रिजर्व आ गए गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से हम कंट्रोल ही नहीं करते फॉरेन एक्सचेंज को, आज से हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस डिटरमाइन होगा, अब हम कंट्रोल नहीं करेंगे। समझ में आया बेटा? डीवैल्यूएशन, अगर आपको याद हो वहां पर हमने लिखा भी हुआ है बेटा,
करेंसी डेप्रीसिएशन, करेंसी एप्रीसिएशन लिखा था, और अगले ही 2 टॉपिक के बाद मैंने आपको बताया था कि करेंसी डेप्रीसिएशन और डीवैल्यूएशन में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ सिस्टम का फर्क होता है। ऐसे ही रीवैल्यूएशन और करेंसी एप्रीसिएशन में कोई फर्क नहीं होता है, सिस्टम का अंतर होता है। और अगर आप देख लेना आज वहां जाकर आपने लिखा हुआ है करेंसी डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट कि उससे एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, नोट्स में लिखा होगा, आपने देख लेना। तो बेटा ये हमने काम किया था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बूस्ट कर रहे हैं। समझ आई इतनी बात? दोबारा बोल रहा हूं एक बार सारी बातें फिर से, बाबू देख लो एक बार बहुत आराम से, और बता रहा हूं यहीं से पेपर आएगा, यहीं से। लिबरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलो 4 तरीके के चेंजेस करे आपने, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में 4 बड़े बड़े चेंजेस। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्सेप्ट इन द 6 इंडस्ट्रीज known as liquor, cigarette, defense equipment, industrial explosive, dangerous chemical, drugs and pharma। ठीक है ना बेटा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर 17 इंडस्ट्री जितना बड़ा था, फिर रिड्यूस करा उसको 8 पर ले आए, रिड्यूस करा 3 पर लेकर आए। इंडियन रेलवे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड एटॉमिक एनर्जी। बेटा फिर आपने क्या करा, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। अर्लियर जो आपने एरियाज को रिजर्व करा था फॉर एसएसआई, आज के तारीख में आपने उनको भी डी रिजर्व कर दिया। अर्लियर प्रोडक्शन कैपेसिटीज लिंक्ड विद द लाइसेंसिंग, फ्रीडम ऑफ लाइसेंसिंग एम्प्लाइज बेटा फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है ना, जितनी कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट आपके ऊपर थी वो सब हट गई बेटा। कैपेसिटी कितनी भी बढ़ा लो, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही अब। ठीक है ना बेटा। फिर आपने बेटा बात करी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की। 3 चीज़ों से मिलकर फाइनेंशियल सेक्टर बनता है, बैंक्स, एनबीएफसीज एंड शेयर मार्केट। बेटा 1991 तक आरबीआई एक रेगुलेटर की तरह काम करता था। बाबू लिबरलाइजेशन implies a substantial shift in the role of RBI from a regulator to a facilitator. As a regulator, RBI would determine the interest rate structure for the Indian economy for the commercial banks, but as a facilitator, it free it to the commercial bank to fix its own interest rate structure. आप खुद देखो, आप कितना ब्याज कमा सकते हो, कितना देना चाहते हो, वो आपकी जिम्मेदारी है। आरबीआई ने कहा मैं नहीं कुछ देख रहा। ठीक है ना। और बेटा आफ्टर लिबरलाइजेशन इमरजेंस हुआ बेटा प्राइवेट बैंक का। प्राइवेट बैंक दोनों ही बेटा, आपके खुद के देश के भी और इंटरनेशनल दोनों इंडिया में इमर्ज हुए। डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक एज वेल एज इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक, और प्राइवेट बैंक के साथ साथ एनबीएफसीज भी इंडिया में इमर्ज होनी शुरू हुई। बेटा एक बड़ा वास्ट चेंज शेयर मार्केट में हुआ। पहली बार फॉरेनर्स को अलाउ किया गया कि आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे पहले सिर्फ इंडियंस ही इन्वेस्ट कर सकते थे। ठीक है जी। उसके बाद हमने बात करी फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल वर्ड अपने आप में 2 बातों से रिलेट करता है, विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जिस रिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ वो बेटा रेवेन्यू से रिलेट कर रहा है, यानी कि बेटा टैक्सेस से रिलेट कर रहा है। तो बेटा टैक्स रिफॉर्म हुए। इंडिया में 2 ही तरीके के टैक्सेस रह गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे चर्चा इसलिए नहीं कर रहा, है जरूर दिया हुआ बुक में, लेकिन इसकी चर्चा हमने मैक्रो में की हुई है बेटा। ठीक है ना। जिस दिन हमने गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ा था, मैंने डिफरेंस भी बताया था बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो जब वहाँ पढ़ेंगे दोबारा वहीं बता दूंगा, अभी इसकी चर्चा यहाँ नहीं छेड़ रहा। बेटा पुराने ज़माने में टैक्स रेट स्ट्रक्चर हमारा बड़ा कॉम्प्लेक्स था तो इवेसिव भी था, चोरी भी बहुत होती थी। आज सिंपल है, मॉडरेटेड है, इसलिए दुनिया इंटेंशनली खुद से पे करती है बेटा टैक्सेस। लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। इट इज रिलेटेड विद द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। और बेटा लिबरलाइजेशन की स्टार्ट हुई थी विद द डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। डीवैल्यूएशन ने क्या करा बेटा, एक्सपोर्ट एकदम से बढ़ा दिए, और एक्सपोर्ट के बढ़ने से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए थे बेटा। और इसके बाद गवर्नमेंट ने एकदम से क्या किया बेटा, इसको फ्री फ्लो ऑफ मार्केट फोर्सेस, फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया कि डिमांड एंड सप्लाई प्राइस डिटरमाइन करेंगी फॉरेन एक्सचेंज का, गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करेगी आज से प्राइस। समझ आई बात? सब समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है बाबू, मैं रीड कराऊं एनसीईआरटी से सब चीजें, यार रहने दो, ये बता दो। चलो देख लेते हैं, एक आध चीज शायद काम की निकल जाए। ठीक है ना, लिखते हैं पहले। ठीक है, आज थोड़ा सा लिखते हैं, एक काम करेंगे। देखो बेटा, मुझे पता है इकट्ठा इतना सारा एक दिन में नहीं लिख सकते आप। ठीक है ना, आप भी बोर होने लगोगे, मैं भी। तो एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा लिख लेते हैं, कल आएंगे, कल पहले रीड कर देंगे एनसीईआरटी से पूरा लिबरलाइजेशन, और बचा हुआ कल लिख लेंगे। ठीक है जी। चलो आप लिखो बेटा मेन हेडिंग लिबरलाइजेशन, और ऐसे इसके 4 पार्ट करो, जैसे मैंने 4 पार्ट करे। ठीक है, पेपर को एक बार 4 पार्ट में डिवाइड करो,
और फिर मेन हेडिंग लिखना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, और उसमें मैं हेडिंग लिखवानी शुरू करूंगा। लिबरलाइजेशन मेन हेडिंग, और लिबरलाइजेशन के 4 पार्ट कर दो। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फिस्कल रिफॉर्म, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म। 1 2 3 4। नीचे का मैटर कुछ मत लिखना बेटा अभी। आप इनको ना ऐसे डिनोट कर दो बेटा, ABCD, और अब ए मेन टॉपिक लिखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ये रफ है, वेले कितनी होती हैं, हम कभी एक बार भी नहीं लिखते थे, ये 2-2 बार लिखने को तैयार। लड़कियों के बस की बात है बस ये। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, इसमें बेटा फर्स्ट हेडिंग लिखो एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। कितना टाइम होता है तेरे पास? तो कुछ करना, खाली क्यों रहती है, पढ़ाई कर। हाँ तो वही कर ले बस, वही तो इस हिसाब से तो ऑल इंडिया रैंक बनानी चाहिए तेरी, है ना। इनके पास तो बहुत कुछ है, ये इतने सारे, 12 घंटे तो फोन चलाना है। चलो जी, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फर्स्ट बुलेट बनाओ बेटा इसमें। licensing in industrial sector is abolished, was abolished except in 6 industries, except EXCEPT, ACC वाला ना लिख देना, एक्सेप्ट मतलब सिवाय 6 इंडस्ट्री के, एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज नेमली, खुद लिखो ना, मैं क्यों बताऊं, मैंने तो अभी याद कराए 3 बार। नेमली लिकर, सिगरेट, स्पेलिंग क्या लिखोगे सिगरेट की? हाँ, सिगरेट वर्ड सिगार से बना है, सिगार ETT, सिगरेट जो पीता है बेटा वो लिख लो, बीड़ी। हाँ, लिकर, सिगरेट। थर्ड लिखना बेटा डिफेंस इक्विपमेंट, फोर्थ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, फिफ्थ वन लिखो डेंजरस केमिकल, एंड लास्ट वन ड्रग्स एंड फार्मा, PHARMA। ओके, लिखो जी सेकेंड हेडिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, फर्स्ट बुलेट लिखना है इसमें, पब्लिक सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टेड
पब्लिक सेक्टर इज कॉन्ट्रैक्टेड, यार वॉश कर लो, मैं इधर देख रहा हूँ, लड़के बहुत डांटेंगे। पब्लिक सेक्टर वाज कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम 17 to 8 industries, 17 to 8 industries, then to 3 industries, ये 2 TO वाला है बेटा, then to 3 industries, namely Indian Railway, Atomic Energy, डिफेंस इक्विपमेंट या आर्म्स, जो भी लिखना चाहो। थर्ड हेडिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, रिजर्वेशन नहीं, डी रिजर्वेशन, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। लिखो जी एक बुलेट, अर्लियर प्रोडक्शन एरियाज, earlier production areas were reserved for SSI are now de-reserved, बस बहुत है। फोर्थ हेडिंग लिखना है बेटा, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। Earlier production capacity is linked with licensing, earlier production capacity was linked with licensing। गुस्सा देखो कैसे गा रहा, सेट भी दूंगा फिर बताऊंगा इन्हें गुस्सा। Earlier production capacity was linked with licensing, now freedom from licensing implies freedom from capacity constraint, freedom from capacity constraints। बस हो गया कुछ तुम्हारा। फ्रीडम फ्रॉम कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। लिखो जी, बी हेडिंग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बस इसको लिखेंगे फिर छुट्टी करेंगे, 2 मिनट का है ये। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड, फर्स्ट बुलेट है, नहीं इसकी हेडिंग नहीं है फर्दर। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड, इसमें 6-7 बुलेट लिखनी है हमें। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड, ये लिखो, बैंक, NBFCs एंड स्टॉक एक्सचेंज। लिख लो कैसे हम, मार्केट की जगह एक ही बात होती है, अच्छा लगता है स्टॉक एक्सचेंज लिखना, ये बड़े सिंपल वर्ड होता है बेटा। फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इंक्लूड बैंक, NBFCs एंड स्टॉक एक्सचेंज। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। NBFC की फुल फॉर्म लिख लो यार, पेपर में गड़बड़ ना कर देना, कहीं ना कहीं लिख लो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी।
लिखा। सेकेंड बुलेट लिखना बेटा, आरबीआई was the regulator of financial market in India. RBI was the regulator of financial market in India till 1990 फुल स्टॉप। कंटिन्यू कर रहे हो सेकेंड बुलेट ही। यार एक बुलेट का स्पेस दे दिया, अगर कहीं नहीं मम्मी डांटती, तेरा रजिस्टर जल्दी बढ़ जाएगा। इसको तूने ही पढ़ना है थोड़े दिन के बाद। सेकेंड बुलेट ही कंटिन्यू है। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज, यही है बेटा। तो मेरी तरफ देखना, उसकी तरफ क्या देखती रहती है। मैंने यहीं से बोल रहा हूं, तुझे भी उतना ही बोल रहा हूं जितना उसको बोल रहा हूं। लिबरलाइजेशन इम्प्लाइज substantial shift in the role of RBI from a regulator को इन्वर्टेड कॉमास में ले लो, from a regulator to a फैसिलिटेटर को भी इन्वर्टेड कॉमास में ले लेना, टू अ फैसिलिटेटर। थर्ड बुलेट लिखना। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। एज अ रेगुलेटर आरबीआई would fix the interest rate structure. RBI would fix the interest rate structure for the commercial banks. RBI would fix the interest rate structure for the commercial banks. But now, as a facilitator, RBI would left it to the commercial bank to fix their own interest rate structure. इतना लिखा, इतना लिख लिया। फोर्थ बुलेट लिखना बेटा, इमर्जोना, क्या लिख के स्पेलिंग, EMERGENCE, इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंक। तेरे लिए ही बुलवाई मैंने स्पेलिंग। इमरजेंस ऑफ प्राइवेट बैंक, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, took place after liberalization नेक्स्ट बुलेट, फिफ्थ है ना। NBFCs had also emerged after liberalization। कीड़े मार रहा होगा, समझ तुझे भी नहीं आती, थोड़ी देर बाद तूने क्या लिखा। सिक्स्थ बुलेट लिखना, आफ्टर लिबरलाइजेशन FII ब्रैकेट में लिखना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII
had allowed, FII had allowed to invest in इंडियन स्टॉक एक्सचेंज या इंडियन शेयर मार्केट, जो आपको पसंद हो वो लिख लो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। 6 बुलेट होगी कंप्लीट। सी हेडिंग लिखना फिस्कल रिफॉर्म्स, बस ये लिख लो। अरे ये दो बुलेट लिखवानी, इसमें 2 बुलेट इसमें। अच्छा ऐसी बात है क्या? चारों लिखेंगे बेटा, यहां तक चारों लिखेंगे, चारों फिस्कल रिफॉर्म्स। जिसने लिखना हो लिख लो, नहीं लिखना घर चले जाओ बेटा, कल लिख के ले आना। फिस्कल रिफॉर्म्स 10:30 बजे चेक होगा बेटा। जिसने नहीं लिखा होगा मैं घर जाऊंगा, वो आधे घंटे बैठेगा, वो लिखेगा, मैं 11 बजे आके चेक करूंगा, मर्जी है। फिस्कल रिफॉर्म्स 1-2 बार बैठ चुके हो, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, हो जाएगा धीरे धीरे, 2-4 बार और तो बैठो। फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट्स विद द, ये बहुत निकालता हूँ मैं बच्चों की, जो मेरे सामने करते हैं, पूछ के देखियो। अभी 11 में 2-4 दिन पहले ही निकाली, एक बच्चा ऐसे कर रहा था, सारा एटीट्यूड बेटा जेब में डाल दिया मैंने उसका। फिस्कल रिफॉर्म्स रिलेट विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, खा ले बाल खा ले, भूख लगी। एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड बुलेट लिखना। आफ्टर लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स या फिस्कल रिफॉर्म टुक प्लेस, fiscal reforms took place mainly in the tax rate structure, mainly in the tax rate structure। पैराग्राफ चेंज, बुलेट नहीं बनाना, पैराग्राफ चेंज करना। अर्लियर tax rates were, earlier tax rates were tax rate structure वर कर लो, tax rate structure वर complex and evasive। evasive की स्पेलिंग है बेटा EVASIVE, यानी कि चोरी। Earlier tax rate structure were complex and evasive, but now it is simple and moderated. It is simple and moderated। पैराग्राफ चेंज करना। मैंने आपको कहा था 2 ही बुलेट लिखवाऊंगा, जो बुलेट लिखवानी थी वो पैराग्राफ चेंज करके लिखवा दिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखना बेटा। नाउ only direct tax, left is income tax, and the composition of indirect taxes, reduced to GST, कस्टम, बस बहुत है, एटसेट्रा। कस्टम अभी भी खत्म नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं खत्म। अभी बता देता हूं, वैसे तो एक्साइज और सेल्स टैक्स भी चल रहा है। 5 प्रोडक्ट है बेटा जिनके ऊपर GST नहीं लिखता,
उनके ऊपर एक्साइज और सेल्स टैक्स लगता है आज भी, ठीक है ना। लिकर और चारों पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और बेटा एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो उसमें लगता है, एरोप्लेन एयरक्राफ्ट्स में डलता है, ये आज भी बेटा एक्साइज और सेल टैक्स देते हैं, ठीक है जी। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म लिखो। अच्छा पढ़ के तो बताओ ये कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, ये तो बताते रहो। अच्छा लगा, ठीक है, आप मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।